हेलो दोस्तों, टैली प्राइम के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टैली में जो बेसिक अकाउंटिंग होती है वो किस तरह से यूज़ होती है वो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे, तथा टैली के क्या क्या नियम होते हैं वो हम इसके अंदर सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले दे रखा है टैली व्यापार में किसी प्रकार के लेन देन संबंधित विवरणों का मिलान करना ही टैली कहलाता है। टोटल अकाउंटिंग रीडिंग लिस्ट ईयर। उसके बाद दे रखा है, अगला दे रखा है टाइप ऑफ अकाउंट, मतलब खातों के प्रकार। खाते 3 प्रकार के होते हैं। पहला दे रखा है रियल, मतलब रियल अकाउंट, वास्तविक खाते। दूसरा दे रखा है पर्सनल, व्यक्तिगत खाते। तीसरा दे रखा है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। उसके बाद दे रखा है रियल मतलब है वास्तविक खाता। इस प्रकार के खाते के अंतर्गत व्यापार से संबंधित भौतिक वस्तुएं व संपत्तियों से संबंधित खाते आते हैं, जिसे उदाहरण है कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार आदि। इसी का नियम है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करो तथा जो जाती है उसे हम क्रेडिट करो। मतलब जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो जाती है उसे क्रेडिट करो। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम, 10,000 में कंप्यूटर खरीदा। जैसे एक उदाहरण है, 10,000 में कंप्यूटर खरीदा। तो यहाँ पे नियम है, जो वस्तु आती है उसे हम डेबिट करते हैं, जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। तो 10,000 में कंप्यूटर खरीदा, मतलब 10,000 में कंप्यूटर खरीदा मतलब है कंप्यूटर हमारे पास आया है। तो सीधा है कंप्यूटर अकाउंट डीआर होगा और 10,000 मतलब 10,000 रुपये। गया क्या अपने पास है कैश, तो कैश है वो क्रेडिट हो जाएगा। CR 10,000 रुपये। इसी में अगला दे रखा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का मतलब है व्यक्तियों व संस्थाओं संबंधित खाते आते हैं। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। जैसे यहाँ पे हम एक उदाहरण और समझते हैं। जैसे राम को 5,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये दिए। ये अपना उदाहरण है, राम को 5,000 रुपये दिए। तो यहाँ पे जो दूसरा नियम है वो है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। तो पा कौन रहा है, राम पा रहा है, तो राम क्या होगा यहाँ पे डेबिट होगा 5,000 रुपये। और गया क्या अपने पास है कैश, तो कैश क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। ऐसे यहाँ से हम इरेज कर देंगे, वापस को इरेज कर देते हैं। फिर तीसरा नियम है नॉमिनल। नॉमिनल मतलब है इसके अंतर्गत व्यापार से संबंधित आय, व्यय, लाभ, हानि के खाते आते हैं। नियम है खर्चे व हानि को डेबिट करो, लाभ आय को क्रेडिट करो। जैसे सैलरी, रेंट, एक्सपेंस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट आदि आते हैं। उसके बाद दे रखा है टाइप ऑफ ग्रुप का होते हैं मेन 5 ग्रुप होते हैं। पहला एसेट्स, दूसरा लाइबिलिटीज, तीसरा कैपिटल, चौथा एक्सपेंस और 5वां है रेवेन्यू। फिर दे रखा है एसेट्स। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जो वस्तुएं खरीदी जाती है तथा जो व्यापार को गतिशील बनाए रखती है, व्यापार के लिए संपत्ति कहलाती है। कहने मतलब वो वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए काम आती है वो व्यापार के लिए संपत्ति कहलाती है। जैसे मशीनरी है,
कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कार है, बिल्डिंग है, वो सब क्या कहलाएगी? एसेट्स कहलाएगी। इस तरह देर का लाइबिलिटी व्यक्ति या दायित्व व्यवसाय की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहरी संसाधनों से ली गई सहायता रुपए लाइबिलिटी कहलाती है। मतलब है अगर हमने किसी बाहर से लोन ले रखा है तो वो क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी कह रखा है, लाइबिलिटी कहलाएगी। व्यवसाय की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहरी संसाधनों से ली गई सहायता लाइबिलिटी दायित्व कहलाती है। मतलब अगर हमने किसी संस्था से लोन ले रखा है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होगी। उसको अगला दे रखा है कैपिटल, पूंजी। व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जो रुपए नियोजित किए जाते हैं वह व्यापार के लिए पूंजी कहलाती है। जो व्यक्ति व्यापार में पूंजी लगाता है उस व्यक्ति के नाम से कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। कहने मतलब है अगर कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जैसे राम ने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 लाख रुपए क्या हुआ? कैपिटल यानी पूंजी हुई। उस तरह देर का एक्सपेंस व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार के वे व्यापार के लिए खर्चे कहलाते हैं। मतलब जो भी बिजनेस के अंदर एक्सपेंस होंगे वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस कहलाएंगे या खर्चे कहलाएंगे। जैसे लाइट का बिल है, पानी बिल है, टेलीफोन बिल है, स्टाफ सैलरी है, या अदर कोई भी खर्चा हो रहा है जो अपने कंपनी के अंदर, वो बिजनेस के लिए या व्यापार के लिए क्या कहलाएगा? खर्चा कहलाएगा। फिर देर का रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब है व्यवसाय के अंतर्गत वह प्राप्ति जो कि व्यवसाय करने से प्राप्त होती है वह व्यवसाय के लिए आय कहलाएगी। मतलब जो भी हम अपना बिजनेस है उससे जो भी इनकम प्राप्त होती है उसको हम रेवेन्यू यानी आय बोलते हैं। यानी जो भी मेन जो काम होता है उससे जो भी इनकम होगी उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे। उसके बाद देर का है टाइप ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के कितने प्रकार हैं? यहाँ पे देर का है 3 प्रकार के बिजनेस होते हैं। पहला है सर्विस बिजनेस, मतलब है सेवा व्यवसाय। इस प्रकार के व्यापार में मानवीय सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इस व्यापार सेवा का मूल्य स्थान व समय व स्थान के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। अगला देर का है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब है इस प्रकार के व्यापार में मानवीय सेवाओं के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान बाजार के निश्चित मूल्यों में किया जाता है। इस व्यवसाय के उपभोक्ताओं से सीधा संबंध होता है परंतु इसके मध्य बाजार की मांग होती रहती है। इन दोनों में मतलब बताता हूँ मैं आपको। सर्विस बिजनेस वो होता है जिसमें केवल सेवा दी जाती है, ना माल खरीदा जाता है ना बेचा जाता है, केवल सेवा दी जाती है, वो बिजनेस सर्विस बिजनेस कहलाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, कोरियर बिजनेस है, या अदर सेवाएं जैसे टीचिंग है, इंजीनियर है, डॉक्टर से, वो सभी क्या आएंगे? सर्विस बिजनेस में आएंगे। इस तरह देर का ट्रेडिंग बिजनेस, इसका भी नियम यही है। इस प्रकार के व्यापार में मानवीय सेवाओं के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान बाजार के निश्चित मूल्यों पर किया जाता है। कहना मतलब इसमें क्या होता है? वस्तुओं को आदान प्रदान किया जाता है, यानी बाजार से माल लाते हैं और बाजार में ही बेच दिया जाता है। ऐसे बिजनेस कहलाते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। मतलब होते हैं दुकानें जो भी होती है वो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर ही आती है, यानी बाजार से लाते हैं माल कुछ रेट बढ़ा के और बाजार में बेच दिए जाते हैं। ऐसे बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। उससे अगला है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब है इस प्रकार के व्यवसाय में मानवीय सेवाओं के द्वारा नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इस व्यवसाय में कच्चा माल खरीद कर उसका रूपांतरित करके नई वस्तुएं बनी जाती है जिसे उपयोग हेतु बाजार में बेचा जाता है। इस व्यवसाय से उपभोक्ताओं का सीधा संबंध नहीं होता है। कहना मतलब है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बिजनेस होता है जैसे इंडस्ट्री जितनी भी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है, यानी कच्चा माल खरीदती है, उसका रूपांतरित करके, ठीक है, और नई वस्तुएं बनाकर बाजार में बेची जाती है। जैसे कोई भी इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है? पहले कच्चा माल खरीदती है, उसको तैयार करती है, ठीक है, उसके बाद उसको तैयार करके और बाजार में बेच दिया जाता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाता है। आपको समझ में आ गया? और 3 तरह बिजनेस हैं, सर्विस बिजनेस, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस का मतलब है सेवा व्यवसाय, ट्रेडिंग का मतलब है ट्रेडिंग बिजनेस, और लास्ट है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। उससे अगला दे रखा है सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप। टोटल है जो टैली है वो 3 अकाउंट्स के नियम और जो 27 ग्रुप हैं इसके ऊपर ही टैली आधारित है। यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट व्यवसाय से प्रारंभ करने के लिए जो धनराशि निवेश की जाती है उसे हम पूंजी कहते हैं।
अतः जो व्यक्ति पूंजी लगाता है उसी के नाम से जो खाता बनाया जाता है उसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट होता है। जैसे किसी आदमी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है कुछ लाख रुपए, जैसे 5 लाख 10 लाख रुपए लगाकर, तो उसमें जो अकाउंट बनेगा उस आदमी के नाम से उसका ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट। उसके बाद देर का लाइबिलिटी, लॉन्स या लाइबिलिटी, व्यवसाय की आर्थिक आवश्यकताओं के लिए जो धनराशि बाहरी संसाधनों से ली जाती है उसे हम लोन कहते हैं। जिस व्यक्ति या संस्था से जो राशि ली जाती है तो उसका नाम खाता बनाते समय लॉन्स एंड लाइबिलिटी ग्रुप होता है। यानी किसी आदमी से मान लो हमने लोन लिया है, ठीक है, और जब उस आदमी से हम एंट्री करेंगे, ठीक है, तो उसके नाम से जो खाता बनाया जाएगा उसका ग्रुप होगा लॉन्स एंड लाइबिलिटी होगा। फिर देर का करंट लाइबिलिटी, चालू दायित्व, व्यवसाय संबंधित ऐसे दायित्व जो कभी स्थिर नहीं होते तथा गतिशील बने रहते हैं उन्हें हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं, यानी कम ज़्यादा होते रहते हैं और एक फिक्स नहीं होते। फिर देर का फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्ति, व्यवसाय संबंधित ऐसे संपत्तियाँ स्थिर प्रकृति होती है अर्थात जो गतिशील नहीं होती है उसे हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। ऐसी संपत्ति के नाम से जो अकाउंट बनाए जाते हैं उसका ग्रुप फिक्स एसेट्स होता है। यानी जो भी अपनी कंपनी के अंदर, जो भी ऑफिस के अंदर जो काम आ रहे हैं, जो फिक्स एसेट्स यानी जिसको हम बेचते नहीं है और अपने यूज़ के लिए लाते हैं, वो फिक्स एसेट्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर है, फर्नीचर है, कार है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, वो सब किस में आएंगे? फिक्स एसेट्स में आएंगे। इस तरह अगला दे रखा है इन्वेस्टमेंट, विनिमय, व्यवसाय में अतिरिक्त लाभ कमाने के उद्देश्य से अन्य व्यवसाय में राशि नियोजित करना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। यानी अगर हम हमारा बिजनेस है कोई भी, उसके अलावा हम दूसरी जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे हमने प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया या मान लो किसी को शेयर में इन्वेस्ट कर दिया या हमने किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दे रखा है, उससे जो भी इनकम हो रही है वो हमारे लिए क्या होगी? इन्वेस्टमेंट होगी। फिर लेगा करंट एसेट्स, व्यवसाय से संबंधित ऐसी संपत्ति जो कभी स्थिर नहीं होती तथा गतिशील या कम ज़्यादा होती रहती है उससे हम करंट एसेट्स कहते हैं, मतलब चालू संपत्ति। करंट एसेट का हिंदी अर्थ होता है चालू संपत्ति। फिर लिखा ब्रांड डिवीजन, एक ही व्यवसाय में एक से अधिक इकाई होने पर उन इकाइयों के नाम से जो खाते बनाए जाते हैं उनका ग्रुप ब्रांड डिवीजन होता है। फिर अगला दे रखा है मिक्स एक्सपेंस, व्यवसाय संबंधित ऐसे जो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जाते हैं उसे हम मिक्स एक्सपेंस कहते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट करना है या अपने कंपनी का ऐड देना है, वो सब क्या कहलाएगा? मिक्स एक्सपेंस कहलाएगा। उसके बाद अगला दे रखा है सस्पेंस अकाउंट, इसका मतलब है व्यवसाय में कभी लेन देनों का सही अनुमान नहीं लगा जा सकता है किस खाते संबंधित है तो उसका ग्रुप सस्पेंस अकाउंट होता है। जैसे मान लो अपने खाते में कुछ पैसा जमा हो गया लेकिन अपने को उसका पता नहीं है तो उसको हम एक बार क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। उसके बाद अगला देगा है सेल्स अकाउंट, अगला है सेल्स अकाउंट, व्यवसाय में होने वाली विक्रय से संबंधित जो खाता बनाया जाता है यह इस ग्रुप में आता है। परचेज, परचेज का व्यवसाय संबंधित क्रय के नाम से जो भी खाते बनाए जाएंगे उनका ग्रुप परचेज अकाउंट होगा। फिर लिखा डायरेक्ट इनकम, व्यवसाय संबंधित ऐसी आय जो सीधे व्यापार करने से प्राप्त होती है और डायरेक्ट इनकम कहलाती है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, व्यवसाय संबंधित ऐसे खर्चे जिनका व्यवसाय से सीधा संबंध होता है जो माल की कीमत को प्रभावित करते हैं उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। फिर लिखा है इनडायरेक्ट इनकम, व्यवसाय में ऐसी आय जो व्यापार से के अन्य कारणों से प्राप्त होती है डायरेक्ट इनकम कहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। ब्याज प्राप्त करना, डिस्काउंट प्राप्त करना। फिर लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में जमा राशि से अधिक राशि निकालना बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट कहलाता है। फिर है सिक्योर्ड लोन, व्यवसाय की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो बाहरी संसाधन से धन में लिया जाता है उसके लिए कुछ वस्तुएं संपत्ति गिरवी रखना सिक्योर्ड लोन कहलाता है। जैसे हम कोई भी लोन ले रहे हैं उसमें अगर चीज़ कुछ गिरवी रखते हैं, अपने प्रॉपर्टी के कागज या सोना रखते हैं, वैसे लोन को सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। अनसिक्योर्ड लोन जिसके अंदर कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। फिर लिखा है ड्यूटी एंड टैक्सेस, व्यापार में होने वाले क्रय विक्रय पर लगने वाले कर के जो खाते बनाए जाते हैं उनका ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस होता है। फिर लिखा प्रोविजन, वर्ष के अंत में व्यवसाय से संबंधित खर्चे या वे ऐसे होते हैं जिनका वर्ष के अंत तक नकद या चेक द्वारा भुगतान
जमा सेंस या चेक द्वारा रह जाता है, ऐसे खर्चों के लिए वर्ष में प्रोविजन किया जाता है, क्योंकि लेखांकन के नियमों के अनुसार जो खर्चों व आय को विधियों में वर्ष में संबंधित होते हैं, उन खर्चे व आय को उसी वित्तीय वर्ष में व्यवसाय का लाभ अधिक दर्शाता है। प्रोविजन संबंधित सभी परिष्ठांत के 31 मार्च को की जाती है तथा टैली में जनवरी में की जाती है। जिन खर्चों का हमें प्रोविजन करना होता है वह वर्ष के अंत में उन खर्चों के नाम से एक नया खाता बनाया जाता है, जिसका ग्रुप प्रोविजन होता है। फिर लिखा है सैंडी क्रेडिटर। सैंडी क्रेडिटर मतलब है जो हमसे रुपए मांगते हैं तथा व्यवसाय संबंधित लेनदार जिनसे हम उधार माल क्रय करते हैं या खरीदते हैं, उनका ग्रुप सैंडी क्रेडिटर होता है। फिर है स्टॉक इन हैंड। वर्ष के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है वो स्टॉक इन हैंड कहलाता है। फिर लिखा डिपॉजिट एसेट्स। संपत्ति किराए लेते या क्रय करते समय धनराशि जमा की जाती है, उसे डिपॉजिट एसेट्स कहते हैं। फिर लिखा है लोन एडवांस। व्यवसाय के द्वारा किए जाने वाले ऋण या उधार लोन एडवांस कहलाता है। सैंडी डेबिटर, जिससे हम रुपए मांगते हैं तथा माल देते हैं। व्यवसाय संबंधित ऐसे देनदार जिनसे व्यवसाय उधार लेन देन करता है, ऐसे व्यक्ति और संस्थाओं का ग्रुप सैंडी डेबिटर होता है। फिर लिखा कैश इन हैंड। हमारे पास रुपए होते हैं वह कैश इन हैंड कहलाते हैं। कैश इन हैंड जो हमारे पास रुपए बचते हैं वो कैश इन हैंड कहलाते हैं। फिर लिखा बैंक अकाउंट। बैंक से संबंधित जो भी खाते बनाए जाएंगे उनका ग्रुप बैंक अकाउंट होगा। तो दोस्तों ये कुछ नियम थे और कुछ ग्रुप्स थे, इससे हम क्या करते हैं टैली सीखने में बहुत आसानी होती है। तो ये जो भी ग्रुप्स है इनको आप याद करें, जिससे जल्द से जल्द आपको टैली समझ में आ सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।